हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एन इकोनॉमी अचीव्स इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जहाँ ये दोनों इक्वल होते हैं वहाँ इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, और वही डिटरमाइन होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब एक सिंपल सा पॉइंट है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इक्विलिब्रियम क्यों है? मतलब जितना इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है, एग्रीगेट सप्लाई मतलब सम टोटल ऑफ प्लान्ड प्रोडक्शन, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। और एग्रीगेट डिमांड इज सम टोटल ऑफ प्लान्ड फाइनल एक्सपेंडिचर, मतलब जितनी हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं। तो जितना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहते हैं उतने ही पूरी इकोनॉमी में लोग खरीदना चाहते हैं, ऑल सेक्टर्स मिलके। तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। दैट मीन्स ना तो गुड्स ज़्यादा होंगी ना ही गुड्स कम होंगी। ठीक है, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना सेल हो रहा है। अब इसको डायग्राम से पढ़ते हैं। तो हमें पता है AS इज रिप्रेजेंटेड बाय Y। AS को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Y से, बिकॉज इट इज इनकम 45 डिग्री लाइन से। और AD रिप्रेजेंट हो रहा है C प्लस I कर्व से। तो AD को हम स्टार्ट करेंगे C बार प्लस I नॉट से, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एंड इट इज अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, दैट इज C प्लस I। तो जहां ये दोनों इक्वल हैं दैट इज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। जैसे कि हमने बताया जहां AD इज इक्वल टू AS होगा वो इक्विलिब्रियम होगा, और ये डिटरमाइन करेगा इनकम। इनकम कौन सी एक्सिस पे लेते हैं हम? लेवल ऑफ इनकम एक्स एक्सिस पे और एक्सपेंडिचर वाई एक्सिस पे। तो इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे हम इनकम डिटरमाइन करें तो हो गया y1 इज आर इक्विलिब्रियम इनकम। तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम इज achieved at point E where AD is equal to AS and Y1 is the level of equilibrium income। तो हमारी डेफिनेशन यहाँ पर हमने अप्लाई करी है, सिर्फ AD और AS जहाँ इक्वल है इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम में जितना इनकम है दैट इज आर इक्विलिब्रियम इनकम। अब हम पढ़ते हैं डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस। डिसइक्विलिब्रियम मतलब जब AD AS के इक्वल नहीं होगा तो इकोनॉमी में क्या चेंजेस आएंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक इसमें है, अगर AD इज ग्रेटर देन AS। AD इज ग्रेटर देन AS का मतलब है लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं जितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? देखिए, प्रोड्यूसर जितनी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहा है उससे कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना चाहता है, कुछ स्टॉक बना के रखना चाहता है। जितना वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके रखता है अपने पास वो होता है डिजायर्ड स्टॉक। अब वो उसको कंपेयर करता है एक्चुअल स्टॉक से। अगर मान लो मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो जितना वो स्टॉक बना के रखा रहता है उससे स्टॉक कम होता जाएगा, मतलब उसके गोडाउन में गुड्स कम बचेंगी। तो एक्चुअल स्टॉक विल बी लेस देन डिजायर्ड स्टॉक। एक्चुअल स्टॉक इज स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स। तो उसके पास अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक कम बचेगा, जितना वो बचा के रखना चाहता है। वो स्टॉक क्यों बनाता है? वो स्टॉक बनाता है ताकि एकदम पे अगर डिमांड आ जाए एक्स्ट्रा तो उसको प्रोवाइड कर पाए गुड्स एंड सर्विसेज उस कंज्यूमर को। तो जितना वो बना के रखना चाहता है उससे कम स्टॉक बचेगा। जब हमारे पास गोडाउन में गुड्स कम होती जाएंगी तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो जब एक्चुअल स्टॉक कम है तो प्लान्ड प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, और जब प्लान्ड प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगा, एंड इट विल कंटिन्यू टिल AD is equal to AS and equilibrium is achieved। equilibrium is achieved। अब नेक्स्ट पॉइंट बनता है, अगर AD लेस देन AS हो, मतलब मार्केट में डिमांड कम है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। इस केस में जितना स्टॉक बना के रखना चाहते हो उससे ज़्यादा स्टॉक बचेगा, मतलब गोडाउन में अनवांटेड गुड्स बढ़ती चली जाएंगी। जितना हम रखना नहीं चाहते, हम चाहते कि बिके, हम 10 यूनिट्स रेगुलर बना के रखना चाहते हैं, ठीक है, 10 से ज़्यादा बच रही है, मतलब स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है। जब गोडाउन में तुम्हारा स्टॉक भर रहा होगा तो क्या तुम ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे? नहीं। तो एज अ प्रोड्यूसर हम प्लान प्रोडक्शन क्या कर देंगे? कम। जब मेरे पास एक्चुअली बहुत ज़्यादा बच रहा है, जितना मैं रखना चाहता हूँ उससे भी ज़्यादा स्टॉक बच रहा है, तो एग्रीगेट सप्लाई प्रोडक्शन कम करने से कम हो जाएगी, एंड दिस विल कंटिन्यू टिल AD is equal to AS and equilibrium is achieved।
अब हम इक्विलिब्रियम की एक और अप्रोच पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ी थी, वो ADS अप्रोच थी, उसको हम एक्सपेंडिचर और इनकम अप्रोच भी कहते हैं। नाउ विल स्टडी द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच का दूसरा नाम होता है लीकेजेस एंड इंजेक्शन अप्रोच। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ें। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। एज पर सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होगा? जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। अब हमें ADS का तो समझ आ गया था कि जितना डिमांड हो रहा है उतना प्रोड्यूस हो रहा है, बैलेंस आउट हो जाएगी मार्केट, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बट ये कहाँ से आया? ये इसी अप्रोच से आया। अब इसको कैरी करते हैं, देखते हैं। AD इज इक्वल टू AS इक्विलिब्रियम होता है, हमें पता है। AD का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस I, और AS को हम रिप्रेजेंट करते हैं Y से। C प्लस I इज इक्वल टू Y की जगह हम लिख सकते हैं C प्लस S, क्योंकि इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। तो इनकम के हम दो ही सोर्सेज रहते हैं, या तो कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। तो दोनों साइड से कंजम्पशन कट गया, तो I इज इक्वल टू S। दैट मीन्स जहां पर AD और AS इक्वल होगा वहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होगा। तो दो अप्रोचेस बन के आते हैं हमारे पास, एक AD इज इक्वल टू AS एंड एक इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स या सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब इनके डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट को क्या माना हुआ था? ऑटोनमस। दैट मीन्स इट रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। और सेविंग्स कहाँ से स्टार्ट होती थी? सेविंग्स स्टार्ट होती थी नेगेटिव से ड्यू टू C बार। C बार क्या था? मिनिमम खर्चा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, जो हम पास सेविंग्स से करते थे, तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा और ये अपवर्ड स्लोपिंग होती है। ये हो गया हमारा सेविंग फंक्शन, ये हो गया इन्वेस्टमेंट फंक्शन। जहां ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है वो हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इस पे अगेन क्या डिटरमाइन होगा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो ई पॉइंट पे जितना इनकम है Y1, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट पॉइंट E where S is equal to I and Y1 is equilibrium level of income। Y1 is equilibrium level of income जो E पे आ रही है। अब इसमें भी डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्कस करते हैं। व्हाट इफ पहला डिसइक्विलिब्रियम होगा सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट था, तो सेविंग्स था पार्ट एग्रीगेट सप्लाई का, इन्वेस्टमेंट था एग्रीगेट डिमांड का। जब सेविंग ज्यादा है तो एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, मतलब जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उतना बिक नहीं रहा, तो हमारा एक्चुअल स्टॉक बढ़ने लगेगा। डिमांड कम है तो स्टॉक बढ़ता चला जाएगा, जितना हम रखना चाहते हैं उससे ज्यादा स्टॉक बचेगा। जब स्टॉक ज्यादा बच रहा है तो प्लान प्रोडक्शन हो जाएगी हमारी डिक्रीज। एज ए प्रोड्यूसर आई वुड लाइक टू प्रोड्यूस लेस। जितना मैं कम प्रोडक्शन करूंगा उतना एग्रीगेट सप्लाई कम होगा। जितना मैं प्रोडक्शन कम करूंगा तो लेबर की एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। लेबर की एम्प्लॉयमेंट कम होने से इनकम कम होने से ओवरऑल इकोनॉमी में सेविंग लेवल कम हो जाएगा। एंड दिस विल कंटिन्यू टिल S is equal to I and equilibrium is achieved। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसी का उल्टा हो जाए, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट हो जाए, अगर सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट हो जाए तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड विल बी ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो मतलब जितना हम प्लांट प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो हमारे पास गोडाउन में स्टॉक कम होने लगेगा। तो एक्चुअल स्टॉक विल बी लेस देन डिजायर्ड स्टॉक। जब हमारे पास स्टॉक कम बच रहा है, गोडाउन में माल खत्म होता जा रहा है, तो प्लांट प्रोडक्शन हम क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। जब हमारे पास एक्चुअल स्टॉक कम है, गोडाउन में माल खत्म होता जा रहा है, तो हम एक्चुअल स्टॉक कम होने पर प्लांट प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ठीक है, जब प्लांट प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा। एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने पर इनकम बढ़ेगी, क्योंकि हम ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे लोगों को। इनकम बढ़ने से सेविंग्स बढ़ेगी एंड अगेन दिस विल कंटिन्यू टिल S is equal to I and equilibrium is achieved। That's all for the approaches. Next class we will discuss numericals.